पहली फैक्ट्री कार की कलकत्ता में, एकमात्र शहर जहां दो दो पोर्ट, सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग कलकत्ता में, सबसे पहला यूनिवर्सिटी कलकत्ता में बना था, सबसे पहला कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में बना था, सब कुछ पहले कलकत्ता, सबसे पहले मेट्रो जो हम आज देखते हैं ना दिल्ली में, कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो बना था। जो आया था वो टाइपिस्ट था, वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया। तो मेरी बर्बादी का दौर तो फिर ये 67 से 77 के बीच में शुरू। दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा बिजनेसमैन होगा जो चड्डी और बनियान में चल के अपने ऑफिस गया। ममता बनर्जी के राज में सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो रजिस्टर्ड थी वो 8000 कंपनियां बंगाल छोड़ के चली गई, और बाकी टोटल नंबर ऑफ कंपनी जिसमें बहुत सारे दूसरे दूसरे थे वो 16000 टोटल। 8 लाख परिवार माइग्रेट किया है बंगाल से बाहर। ये वैश्या घर देख लो भारत में कहीं भी, वहां आपको बंगाली सबसे ज्यादा मिलेगा। और जो वहां पर सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है वो सोनागाछ। गरीबी का आलम यह है कि वहां 20 से 50 रुपए में लड़कियां मिलती हैं आज भी। डेड बॉडीज यहाँ से भेजी जाती थी तो वो सबसे ज्यादा कलकत्ता से भेजी जाती थी। और ब्रिटिश एम्पायर में सबसे ज्यादा नर कंकाल जो कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाते थे वो कलकत्ता से जाते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज चर्चा होगी उस बंगाल की जो कभी मिसाल था पूरी दुनिया के लिए, जहां से बहुत सारी चीजों की नींव रखी गई। उस बंगाल में और आज के बंगाल में ह्यूज डिफरेंस है। आज आप कोलकाता में जाएंगे तो आपको फुटपाथ पर लोग चलते हुए नजर नहीं आते हैं, आशियाना बसाए हुए नजर आते हैं, ऑप्शन नहीं है। स्लम एरिया राजधानी में अगर नजर आता है वो भी बड़े पैमाने पर, तो लोग कई बार पूछते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पर क्या हुआ है। आज जब हम कह रहे हैं कि बीजेपी प्रचंड जीत हासिल कर गई है तो सिर्फ इसे इतने भर से मत आंकिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है, लंबी कहानी है। लोगों के मन में, हिंदुओं के मन में ऐसा कौन सा उबाल मार रहा था कि जब मैंडेट दिया तो जबरदस्त मैंडेट दिया। कहां से इसकी कहानी शुरू हुई? द ग्रेट बंगाल कभी हुआ करता था, लेकिन आज की तस्वीर कुछ अलग नजर क्यों आती है? और क्या वापस द ग्रेट बंगाल बन पाएगा? बहुत साल पीछे जाना होगा, उन आंदोलनों का जिक्र करना होगा, उन जो फेमस पर्सनैलिटीज, जो ग्राउंडेड पर्सनैलिटीज जिन्होंने बंगाल के साथ साथ पूरे देश को बदलने में भूमिका रची है, उनका जिक्र करना होगा और समझेंगे एक एक कहानी। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून जुड़े हुए हैं। पंकज जी, बंगाल की जो तस्वीर आज हम देखते हैं इससे तो बहुत आगे हुआ करता था। इंडस्ट्रीज थी, बिजनेसमैन थे, लेकिन अगर हम कहानियां सुने कि एक बड़े बिजनेसमैन को बनियान और मतलब बहुत गलत तरीके से उसको बिल्कुल घर के कपड़ों में भगा दिया जाए, सारी चीजें छीन ली जाएं, या मैं आपसे कहूं कि बंगाल की वो तस्वीर जिसमें अगर किसी को फ्लैट खरीदना और कोई 55 लाख का फ्लैट खरीद रहा है तो 5 लाख रुपए अलग रखने होंगे क्योंकि उगाही मांगने वाले आएंगे। यहां तक कैसे पहुंच गया बंगाल? बंगाल के बारे में सबसे पहले बताते हैं कि कैसा था। जब सबसे पहले अंग्रेज आए ना, तो ब्रिटिशर्स की 2 राजधानियां हुआ करती थी, एक लंदन और एक कलकत्ता। इसको लंदन ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। और पैसा इतना, जो फर्स्ट गवर्नर जनरल आए तो उन्होंने अपना करियर एज ए टाइपिस्ट शुरू किया था, और जब यहां से वापस गए तो यूरोप के रिचेस्ट मैन थे। रॉबर्ट क्लाइव, पूरे ब्रिटेन का जो रेवेन्यू था उसका 39% सिर्फ बंगाल से जाता था, इतना डेवलप था। कहानी मैं वहां से शुरू करता हूं कैसे हुआ ये, लेकिन मुझे लगता है बहुत ज्यादा इतिहास में किसी को इंटरेस्ट होगा नहीं, तो आजाद भारत पे आते हैं। जो पाकिस्तान मांगने वाले थे उनकी सबसे पहली शर्त यह थी कि हमें बंगाल चाहिए पूरा का पूरा। जिन्ना और लियाकत अली इसी बात पे अड़ गए थे कि हमें पूरा बंगाल चाहिए, और पूरा बंगाल पाकिस्तान का हो, इसके लिए ही ये ऑपरेशन शुरू किया गया था जिसको डायरेक्ट एक्शन डे बोलते हैं। वो बंगाल का जो मेयर था जिसको बूचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, वो सोहरावर्दी, उसने जिन्ना के इशारे पर खास तारीख से, जैसे जिन्ना ने कहा डायरेक्ट एक्शन डे, उस वक्त से मारकाट शुरू हो गया था। तो बंगाल इतना प्रेशियस था वो उस वक्त। बाकी अगर शहर
को आप देखें कि अगर वो 1947 में जी रहे थे तो उस वक्त बंगाल 2000 में जी रहा था। इतनी बड़ी चीज थी। अकेला शहर जहां दो दो पोर्ट थे, अकेला शहर जहां हर तरह के व्यापार का, जितने भी बड़े बिजनेसमैन थे उनका हेडक्वार्टर हुआ करता था कलकत्ता। सबसे बड़े बड़े स्कॉलर, चाहे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर कहें या जो भी कहें, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कहें, वो सब बंगाल में थे। और जब कांग्रेस बनाना था सर ए ह्यूम्स को, तो उसमें राखालदास बनर्जी सिर्फ बंगालियों को लिया कि वही पढ़े लिखे हैं। ये था बंगाल का महत्व। 1947 में खैर वो चाहते थे पूरा, लेकिन बंगाल के हिंदुओं ने प्रोटेस्ट किया, खास करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी वगैरह ने। तो डिसाइड ये हुआ था कि जो हिंदू बहुल इलाके हैं वो हिंदुस्तान में रहेगा, और जो पाकिस्तान बना था उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान, उसमें वो मुस्लिम बहुल इलाके हुए। और बाकायदा एक आड़ा तिरछा रेखा खींची गई। ये हिंदुओं के लिए बनाया गया था बंगाल हमारे वाला। जो पश्चिम बंगाल था वो हिंदुओं के लिए था कि यहाँ हिंदू रहेंगे, और जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिमों के लिए था, मुस्लिम रहेंगे। लेकिन आज़ादी के बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई तो एक मजहर हुसैन थे वहाँ, ढाका के रहने वाले, उनको ढाका से बुलाया यहाँ और बाकायदा उन्हें नेता बनाया। वो कांग्रेस के बड़े नेता थे, और मुसलमानों को एक फ्री पास दे दिया गया कि तुम वहां से आके यहां भी रह सकते हो, अपना वाला में तो तुम रहो लेकिन यहां रह सकते हो। वहां से शुरू हुआ घुसपैठ। जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त हिंदू इधर भाग कर आए थे, और बहुत सारे लोग चकमा शरणार्थी बोलते हैं जो हिंदू थे। उसके बाद जो आए, आजादी के बाद से धीरे धीरे माइग्रेशन हुआ, और जब 1971 का बांग्लादेश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ तो मैक्सिमम मुसलमान भाग के जो आए, उस वक्त की संख्या के अनुसार करीब 10 करोड़ आए थे इधर। हाँ, 1971 में रिफ्यूजी, मतलब इंदिरा गांधी को पूरे देशवासियों से अपील करनी पड़ी कि आपने अपने घर का एक इनकम का हिस्सा इसलिए दो ताकि हम उनको खाना खिला सके। खैर बांग्लादेश बना, उनमें से कुछ गए और बहुत अधिकांश यहीं रह गए। लेकिन फिर बाद में भारत सरकार उनको अवैध नहीं मानती, उनको बाकायदा यहां नागरिकता गई। तो हुआ ये कि प्रोपोर्शन कि जो बंगाल बंटवारे के समय जहां सिर्फ 9% मुसलमान थे, आज 30% है। 2011 के जनगणना के अनुसार उनको 24% बताया जाएगा, लेकिन 2011 से ये 2026 चल रहा है, बढ़ा है संख्या। एक तो ये डेमोग्राफी कैसे बदली, दूसरा ये हुआ कि जब बंटवारा हुआ तो बंगाल में मिल्स बहुत सारे थे, जूट मिल्स। तो जूट मिल, टेक्सटाइल मिल सब ढाका चले गए, मतलब ढाका में सारे थे। खेती करने वाले यहां थे, जूट की खेती करने वाले, तो वर्कर्स इधर रह गए। तो जो किसान थे जो सप्लाई करते थे रॉ मटेरियल, वो यहां रह गए, फैक्ट्री उधर, और फैक्ट्री ओनर सब उधर हो गए। तो इनको फिर अपना माल भेजे कहां? उस वक्त ढाका में मलमल बड़ा अच्छा बनता था, कपड़ा रेशमी होता था जिसका इंग्लैंड वगैरह सब कुछ था। मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट ढाका था, जहां से हर तरह के कपड़ा बनते थे और सप्लाई होता था। आज भी देखिएगा कि जब शेख हसीना आई तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री वहां का ये है, ये उसका बैकग्राउंड है, क्योंकि एक बेसिक है वहां पे। इन किसानों का क्या हुआ? एक तो वो मार पड़ी, दूसरा मार पड़ी जो बंगाल में जो बर्बादी हुआ 1967 में, नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ, और फिर वो जमींदारों को, जो किसान ही थे जमींदार को के खिलाफ, वर्कर्स का, जो उनके खेत में काम करने वालों का आंदोलन शुरू हुआ। वो जमींदार खुद गरीब हो चुके थे क्योंकि उनका रॉ मटेरियल जा नहीं रहा था वहां पे, और ये जो उनके जो खेतों में काम करने वाले मजदूर इनके खून के प्यासे हो गए, और ये कहते हुए कि ये तुम्हारा शोषण कर रहे हैं। और फिर 1967 नक्सलबाड़ी में हुआ, वो 10 साल तक हिंसा का तांडव चला, नक्सली। उसमें कानू सान्याल, चारू मजुमदार, जितने बड़े बड़े आप नक्सली नेता है सब वहीं के थे, और वो फैलता गया ट्राइबल एरिया में। एक दिमाग में ये भरने लगा कि जो पैसे वाला है वो शोषक है, वो तुम्हारा दुश्मन है, जरा भी जो अच्छा पहन के घूम रहा है उसको मारो पीटो, क्योंकि उसकी वजह से तुम गरीब हो। ये नैरेटिव सेट कर ये धीरे धीरे गरीबों को बताया जा रहा था कि खेतों में जोतते तुम हो, लेकिन कार में वो क्यों चलते हैं? मेहनत तो तुम्हारा है, पसीना तुम्हारा है। 10 साल तक चला। 77 का इंदिरा विरोधी लहर हुई और ज्योति बसु की सरकार आई, और 77 में सरकार आई, 78 में एक ऑपरेशन बरगा चलाया। वहां जो भी
किसान थे, उनकी जमीनें छीन ली गई। 10 लाख एकड़ जमीन थी टोटल, और वो 11 लाख मजदूरों में बांट दी गई इनसे छीन के। तो हुआ क्या कि जो भूमिहीन थे उनको जमीनें मिली, लेकिन 1 एकड़ से कम मिली, मतलब 1 एकड़ या 1 एकड़ से कम, इस तरह का। तो स्मॉल लैंड होल्डिंग सारा वो बिखर गया, और वो वहां उस वक्त बहुत खुश हुए, और वो कैडर बन गए सीपीएम के कि हम तो जान दे देंगे क्योंकि इन्होंने हमें जमीन दिया, हम तो इन्हीं को वोट देंगे। तो एक पर्टिकुलर कैडर पंचायत में सीपीएम का कैडर वो निर्माण हो गया। जो अच्छे लोग थे, जिनका जो मैं कह रहा हूं कि जमींदार थे, नॉट लाइक जमींदार, मतलब उनके पास ठीक ठाक था, किसान थे, और उनके पास तालाब थे जहां मछली पालन करते थे, या फिर उनकी छोटी मोटी फैक्ट्रियां थी, चाय बागान थे दार्जिलिंग साइड में, वो सब उनका क्या हुआ, वो या तो माइग्रेट करके, मतलब जिनसे चीजें छीन ली गई, हाँ, जिनसे छीन ली गई, वो या तो वहां से भागकर कलकत्ता में आ गए, और नहीं तो दूसरे राज्यों में चले गए। आज आपको भारत के किसी शहर में चले जाइए, वहां एक बंगाली कॉलोनी दिखेगी आपको। दिल्ली में सीआर पार्क है, हर शहर में एक बंगाली कॉलोनी के लिए दे आर माइग्रेटेड फार्मर्स जो ठीक ठाक कर रहे थे वहां पे। जब गांव में ये सब हो रहा था, शहरों में क्या हो रहा था, आप बंगाल का पूरा जो इकोनॉमिक नर्व सेंटर वो कलकत्ता, हिंदुस्तान मोटर्स अम्बेसडर कार, पहली फैक्ट्री कार की कलकत्ता में, एकमात्र शहर जहां 2-2 पोर्ट, सबसे पहली हाई राइज बिल्डिंग कलकत्ता में, सबसे पहला यूनिवर्सिटी कलकत्ता में बना था, सबसे पहला कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में बना था, सब कुछ पहले कलकत्ता। सबसे पहले मेट्रो जो हम आज देखते हैं ना दिल्ली में, कलकत्ता में सबसे पहले मेट्रो बना था अंडरग्राउंड। सबसे जो भी आप ट्रांसपोर्ट सिस्टम कर लीजिए, रियल एस्टेट देख लीजिए, सब कलकत्ता में था। मतलब कितना इंपॉर्टेंट था। और वो कहे ना कि इतना अमीर था कि वो क्लाइव लॉयड जो आया था, वो टाइपिस्ट था, वो यूरोप का सबसे अमीर आदमी बन गया। और ब्रिटेन पूरा उसकी सल्तनत चल रही थी कलकत्ता के कमाई से, इतना जाता था यहां से। सोना चांदी मसाले कॉटन टेक्सटाइल सब कुछ की फैक्ट्री थी कलकत्ता में। तो फिर ये बर्बादी का दौर तो फिर ये 67 से 77 के बीच में शुरू हुआ। अब 77 में आए तो गांव में तो इन्होंने बांट दिया। अब शहरों में क्या किया, इनके यूनियंस बन गए, जो वर्कर्स यूनियंस है ना, चूंकि भाई दुनिया के मजदूर एक हो, मेरा वाला छोड़ के, यही थे। तो आप बिलीव करोगे कि सारे इंडस्ट्रीज परेशान थे, हर इंडस्ट्री में वहां पे हड़तालें चल रही थी उस वक्त, ये सप्लाई नहीं कर पा रहे थे। फिर भी वो टिके हुए थे कि ये दौर भी बीत जाएगा, कैसे कर। लेकिन एक घटना हुई फिर, मतलब कि फैक्ट्रियां बंद होनी शुरू हुई थी उसी वक्त। उस वक्त टाटा बिरला बहुत बड़े मतलब बिजनेसमैन थे। जैसे आज अंबानी अडानी को सब गाली देते हैं, उस वक्त टाटा बिरला को गाली दिया करते थे। ये इंदिरा गांधी का समय था। बिरला जो कुमार मंगलम बिरला इनके फादर थे, वो अपने ऑफिस से अपने कार से जा रहे हैं, राइटर्स बिल्डिंग वहां का सबसे इंपॉर्टेंट लोकेशन कलकत्ता का, हाँ, इनको घेर लिया, इन्हें कार से खींचा और इन्हें मारना शुरू किया, इनके कपड़े फाड़ डाले, मारना शुरू। गॉड नोज वाई। 77 के बाद की बात बता नहीं, ये तो 77 के बाद, वो तो 77 में तो मैंने कहा ना कि 77 में ऑपरेशन बरगा शुरू हुआ, फिर 78 तक एक साल में सब बांट दिया, लैंड होल्डिंग पहचान की गई, ये सब उसके बाद ये हुआ। हाँ, वो सब फिर धीरे धीरे यूनियन बनने लगा। कलकत्ता में हड़तालें चल रही थी वहां, मतलब कि ऐसे हालत हो गए थे, काम करना मुश्किल था किसी के लिए। ये कम्युनिस्टों ने कहा कि ये जो बिजनेसमैन है ना, ये तुम्हारे शोषक हैं। ये अच्छा, कोई भी बिजनेस करेगा तो प्रॉफिट के लिए ही करेगा ना, और जब उसकी फैक्ट्री चलेगी तभी तो अपने मजदूरों को कुछ दे सकेगा, और फैक्ट्रियां ही बंद करवा रही, हड़ताल। मतलब वहां पर ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि ये जो बिजनेसमैन जो पैसा कमा रहे हैं, ये शोषण कर रहे हैं। जैसे आज नहीं कहते हैं कि अडानी अंबानी को सारी जमीनें दे दी और वो आपका क्या होगा, हाँ, आपसे छीन के, वही वाला चीज था वहां। और वहां कोई एक के खिलाफ नहीं, सबके खिलाफ। उस वक्त सबसे बड़ी बनियान की फैक्ट्री थी, रूपा एक चलता था, वो था, और आज भी वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है। मतलब जितने भी वहां मारवाड़ी गुजराती बिजनेसमैन जो भी थे, सबके साथ यही था। और वहीं से एक भाव भी आया, वो जो बहिरागत जो कहती है ना ममता बनर्जी, ये बाहरी है, बंगाली क्यों नहीं है, बंगाली थे उनको भी सता रहे थे। तो एक ऐसा माहौल हो गया कि वहां समझिए कि लगभग 10 साल तक हड़तालें, सप्ताह में 4 दिन हड़ताल, और अक्रॉस सेक्टर सब में। और फिर इन्होंने ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी। कोई बिजनेसमैन
अगर इनको 5-10 लाख दे दे यूनियन को तो उसको काम करने देते थे, और जो नहीं खिला रहा है पैसा उसका काम बंद करवा देते थे। और ये आदित्य बिरला के जो आप बता रहे ये थे 93 उनके में साथ क्या हुआ था? ये मतलब ये पिक था उस वक्त। ये सिंडिकेट ऐसे बना, जो पैसा जो वसूली करते थे ना, फिर वो वसूली का फिर सिस्टम हो गया कि सब सारे बिजनेसमैन देने लगे। आपको यकीन है कि आप अगर गुजरात सूरत से आप कपड़े मंगा रहे हैं तो रेलवे लेके आया, वहां से उतरने पर एक टैक्स देना पड़ता है, अच्छा, अपने दुकान तक ले जाने के लिए दूसरा टैक्स देना पड़ता है। तब देना पड़ता था ना? अभी भी चल रहा है। हाँ, और मेरा सामान है, मैं मंगवा रही हूँ, मुझे टैक्स देना बिल्कुल, और वो टैक्स सरकारी नहीं है, पड़ेगा। वो सिंडिकेट को देना पड़ता है। और ये सब सारी चीजें चल रही थी। ये पीक पहुंचा 1993, जिसकी बात बोल रहा था कि वो जो बिरला के, कुमार मंगल बिरला के फादर थे, वहां पे जा रहे थे, इनको मारा पीटा। मतलब दुनिया के इतिहास में पहला ऐसा बिजनेसमैन होगा जो चड्डी और बनियान में चल के अपने ऑफिस गया और बकायदा अखबारों में छपी। ये घटना बाद में हटवा दिया गया। आज आप अगर ये कीजिएगा ना, तो उस वक्त की जो कम्युनिस्ट सरकार थी, कहीं नहीं आपको मिलेगा ऑन रिकॉर्ड इसका। ये था, वो गए वहां पे, 1:30-2 बजे की ये घटना थी, अपने ऑफिस में गए, शाम 5 या 6 बजे की फ्लाइट पकड़ी, वो मुंबई गए, अपना कारोबार समेट लिया। और इसका असर यह हुआ कि बाकी बिजनेसमैन, कि जब बिरला के साथ हो सकता है तो हम किस खेत की मूली। तो वहां से फिर फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज के ओनर्स हटने छटने शुरू हुए, वहां से जाने लगे धीरे धीरे। एंड बंगाल लॉस वाज महाराष्ट्र एंड गुजरात गेन। कोई तो राज्य पकड़ना ही था, कोई ना कहीं कोई तो राज्य जाते ही। पकड़ा, तो फिर धीरे धीरे उधर जाने लगे वो सब। इससे क्या हुआ कि आज आप जाइएगा बंगाल में तो आपको हर शहर में, आप आसनसोल, रानीगंज, दुर्गापुर, कलकत्ता जाइएगा, सब लोकल एक कहानी बताएंगे कि ये फैक्ट्री हमारे मोहल्ले में थी, बंद हो गई। उस वक्त 10,000 लोग यहाँ काम करते थे, कोई बोलेगा 5,000 लोग काम करते। ये कहानी वहां आम है। आपको पकड़ पकड़ के मीडिया का भी दिखाया गया कि मेरे, ये देखिए यहाँ पे मेरे दादाजी काम करते थे और आज बंद हो गया ये। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमिक स्लंप आया कि अब जो गांव का हाल बता ही दिया कि वहां। तो लेकिन ये तो सारी चीजें कम्युनिस्ट के राज में हुई। कम्युनिस्ट के राज में हुई, एग्जैक्टली। फिर एक गरीब घर की लड़की आई तो उससे उम्मीद हुई कि वो बदलाव लाएगी। कांग्रेस सिद्धार्थ शंकर रहे थे मुख्यमंत्री, और उस वक्त जो ये वायलेंस हुआ था तो सरकार भी दमन करती थी। तो उस वक्त ये कांग्रेस में सबसे पहले ममता बनर्जी आई। ये प्रणब मुखर्जी की खोज थी कि लड़की है, हम्बल बैकग्राउंड से है और बहुत फाइटिंग स्पिरिट है इसमें, ये अच्छा करेगी। ये NSUI में आई, और NSUI में एक घटना हुई थी कि ये जा रही थी, और ये आरोप है, ये तो बिल्कुल कवर्ड है अखबारों में, कि ममता बनर्जी के साथ CPIM के गुंडों ने या कैडर्स ने इनके साथ मारपीट की थी, इनका कपड़े उपड़े फाड़ डाले थे। तब ये लाइमलाइट में आया, फिर इसको लड़ाया। तो ये हमेशा एंटी कम्युनिस्ट थी। टिल अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में शामिल हुई थी, कम्युनिस्ट के खिलाफ थी, आंदोलन कम्युनिस्ट के खिलाफ चल रहा था। और घोर कम्युनिस्ट विरोधी ये महिला जो ममता बनर्जी थी। और जब नई सरकार, जब ये सिंगूर, लालखंड, सिंगूर, नंदीग्राम वगैरह का आंदोलन हुआ, तो पूरा बंगाल ये सोचा कि अब एक नए सूर्योदय का उदय हुआ है, कम्युनिस्ट गए हैं, और अब ममता आएगी तो फिर से बंगाल वो बनेगा। अभी जो मूवमेंट है ना, इसी तरह का 2011 में भी था कि अब नई सुबह आई है। और पहली बार एक अमित मित्रा थे, फिक्की के चेयरमैन रह चुके थे, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया। तो और सब खुश हुए बिजनेसमैन कम्युनिटी कि अब सब होगा। लेकिन ग्रेजुअली धीरे 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 देखिए, जितने अभी जो दिनेश, जो बांग्लादेश के हाई कमिश्नर बना है, त्रिवेदी, उस वक्त TMC बनाने वाले ये थे इनके साथ, वो किनारे हो गए। मुकुल रॉय ठीक ठाक कैपिटलिस्ट, वो इनके साथ आए थे, वो किनारे हो गए। सारे लोग जिन्होंने एक नए अरमान के साथ ये पार्टी बनाई थी, तृणमूल कांग्रेस, क्योंकि उस वक्त जो मेन कांग्रेस थी वो कम्युनिस्टों के साथ संबंध बनाकर दोनों सरकार चला रहे थे। तो ये बोले कि नहीं, फिर तो कैसे दिल्ली में सरकार चलाओगे, बंगाल में कैसे झगड़ा होगा। तब ये तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, और फिर वो तृणमूल कांग्रेस को लोगों ने सहयोग दिया है सरकार में। लेकिन उसके बाद कुछ दिन तक सरकार चला और बुरी हालत होने लगी। जितने वो कैडर थे, सिंडिकेट थे, वो सारे के सारे TMC ज्वाइन कर ली, और फिर वही सिंडिकेट चलने लगा, और उससे ज्यादा वर्स्ट में चलने लगा। क्योंकि देखिए, कम्युनिस्टों में एक चीज था कि डिसिप्लिन कम से कम था, पार्टी की पकड़ थी। और यहां बिखरा हुआ था, बिखरा हुआ ऐसे कि ममता बनर्जी ठीक है, सिंपल घूम रही है, लेकिन इनके सारे मिनिस्टर करप्शन में इन्वॉल्व थे, लगभग सारे। कैन यू बिलीव कि किसी पार्टी का टोटल मिला के 11 मिनिस्टर
या तो जेल में है या करप्शन चार्जेस में है। पूरे भारत में आपको ऐसा कहीं नहीं दिखेगा। और पार्टी संगठन पे धीरे 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 इनका भतीजा आया अभिषेक बनर्जी, वो उस मसल पावर उसके पास आ गया, मनी पावर उसके पास आ गया, और उसने पार्टी में नए नए लोगों के एंट्री दिलानी शुरू की और पुराने वालों को एक एक करके किनारे करना शुरू किया। जैसे वो शत्रुघ्न सिन्हा, तो कीर्ति आजाद आ गए, महुआ मोइत्रा आ गई, सयानी घोष आ गई। और अभिषेक बनर्जी एक काम करता है, हर इलेक्शन के पहले बंगाली फिल्म इंडस्ट्री से दो चेहरे जरूर पकड़ के लाते थे, ताकि वो ग्लैमर फैक्ट है। नुसरत जहां, मिमी चक्रवर्ती, इस बार सयानी घोष, तो ये हमेशा से कर रहे हैं ये। नहीं तो लेकिन इस बार फायदा कहां हुआ, तो वही उल्टा तो और पड़ गया। एक बार जब हुआ तो उस वक्त ये हुआ और ज्यादा वर्स्ट हुआ। ममता बनर्जी के राज में सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो रजिस्टर्ड थी वो 8,000 कंपनियां बंगाल छोड़ के चली गई, और बाकी टोटल नंबर ऑफ कंपनी जिसमें बहुत सारे दूसरे दूसरे थे वो 16,000 टोटल थे, बंगाल छोड़ के चले गए। मतलब 16,000 कंपनियां और उसके ओनर छोड़कर जा चुके हैं। 11 साल के राज में 16,000 कंपनियां। 16,000 कंपनियां बहुत मैटर करती हैं। और तो वहां पे रोजगार कहां से आएगा? यही तो बात है। इसलिए और समझिए कि 8 लाख परिवार माइग्रेट किया है बंगाल से बाहर। कोई बेंगलोर में रह रहा है, कोई चेन्नई में रह रहा है, कोई ये, आपको बंगालीज ऑल ओवर इंडिया मिल जाएंगे इन परिस्थितियों में जो माइग्रेट हो गया। और माइग्रेशन थोड़ा सा अंतर है। जब बिहार का जाता है माइग्रेट करके, तो एक मजदूर निकला, सिर्फ वो काम करा, उसकी वाइफ गांव में है, उसके माँ बाप गांव में है, और वो छठ मनाने गांव जाएगा, ये जाएगा। बंगाली ऐसा नहीं करते, माइग्रेट करते हैं तो दोबारा कभी बंगाल नहीं आते, सब चले जाते हैं। और जो भी थोड़ी बहुत पूंजी है, कहीं घर खरीद लिया, कहीं किया, वो फिर कभी दोबारा लौट के नहीं आते। तो दोनों के माइग्रेशन में अंतर है। ये स्थिति है। आपको जब बंगाल आप जाइएगा तो इतनी गरीबी अभी भी दिखती है। गरीबी मतलब कि आप कलकत्ता से थोड़ा सा बाहर चले जाओ। मैं आपको एक स्टेशन बता, सियालदह, हमेशा भीड़ रहती है वहां, सब जगह ट्रेन कनेक्शन में है बहुत। उसका एवरेज फुटफॉल है 10 लाख। वहां से सबसे ज्यादा बच्चे और महिलाएं गायब होती हैं। उतनी भीड़ में वहां दलाल घूम रहे हैं, जैसे ही कोई बच्चा मां के हाथ से छूटा, गायब। कोई लड़की अकेले है, परेशान है, दिख रही है, गायब। उसमें से कई सारे केस तो रजिस्टर्ड ही नहीं हो पाते, क्योंकि हो सकता है कि वो कहीं दूसरी जगह से वो ट्रेन पकड़ने आ रहा है, कहीं से आ रहा है, उसका आज तक कोई हिसाब नहीं। गरीबी का आलम यह है कि बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप जितने भी ये वैश्या घर देख लो भारत में कहीं भी, वहां आपको बंगाली सबसे ज्यादा मिलेंगे। और जो वहां पर सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया है वो सोनागाची। हाँ, उसमें रजिस्टर्ड 5,000 सेक्स वर्कर्स हैं। और वो सोनागाछी के बारे में इतना बता दो कि वहां इतनी मजबूर हैं, इतनी गरीब है, मतलब कि लिविंग कंडीशंस छोड़ दीजिए, वो बहुत ज्यादा वीडियोस में आ गया है कि कुछ नहीं है, फैसिलिटी बेस्ड नहीं है। गरीबी का आलम यह है कि वहां 20 से 50 रुपए में लड़कियां मिलती है आज भी। आज भी ये हालत है। मैं बंगाल जब घूमने गया ना, तो वहां वीरभूम से मैं जा रहा था, मालदा से वीरभूम। वहां कैन यू बिलीव कि वो जो प्लास्टिक तान के जो रहते हैं ना, वहां पे परिवार रह रहा है, और उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है पता है? लेडीज के कपड़े में एक शीशे का लगा होता है सितारा वर्क, वो सीती हैं, और उनको 20 रुपया एक दिन का मिलता है, और उसमें उनको 4 परिवार पालना है। 20 रुपये में खाना खाना है। खाना पता है कैसे खाते हैं? वो पत्ता तोड़ लिया कहीं से, पानी के साथ उसको बॉयल कर लिया, उस पानी को गाल लिया, उस पानी के साथ भात और नमक, ये उनका खाना है। इतनी गरीबी है। आपको बहुत सारे इलाकों में महिलाएं चप्पल पहने हुए नहीं मिलेंगी। ऐसा नहीं कि वो कल्चर है, जैसा बता दिया, कल्चर नहीं है, चप्पल खरीदने के पैसे नहीं। ये हाल है वो। और क्यों हाल हुआ मैंने बताया, सारे इंडस्ट्रीज चले गए, सारा ये जो कम्युनिस्ट के राज में जो सारी चीजें हुई 15 साल में, ममता ने क्या किया? वर्स्ट किया, और ज्यादा खराब किया। और वहां जैसे कि बाकी दूसरे राज्यों में आप जाइएगा तो एक शब्द बोले, हम पार्टी के, बीजेपी के वर्कर हैं या फिर कांग्रेस के वर्कर हैं। वहां के लोग हम पार्टी करते हैं, मतलब तो पार्टी करते हैं मतलब कि वो वाली पार्टी नहीं जो हम आप करते हैं, वो पार्टी करते हैं मतलब कि हम, जैसे मैं अब एक लड़का बोला कि दादा हम बेरोजगार थे तो अब पार्टी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा पार्टी करें मतलब कि सीपीएम के लिए काम करते हैं, वो हमको मंथली देता है 7-8 हजार रुपया, और उसके लिए फिर हमको उसका कहीं मारपीट करना हो,
किसी का घर जलाना हो, किसी को धमकाना हो, वो तो वर्क मतलब वहां पेड है, मत ये नौकरी है वहां के इन लिए। सारी चीजों के लिए। हाँ, ये सारी चीजों के लिए नौकरी, वो पार्टी करता है, वो पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। ये आम बोलचाल की भाषा में आपको दिखाई देगा। और इस तरह हर गांव में दो चार रखे हुए हैं। किसी को धमकाना हो, किसी को मारना हो, तो सीपीएम कौन करता है? तो अब सीपीएम कोई नहीं करता, अब सब बोला कि पहले हम सीपीएम करता था, अब टीएमसी करता है। हाँ, कंपनी में तो लोग स्विच करते हैं वही ना। वही वही वो तो वो स्विच कर लिया, पार्टी स्विच कर लिया। पार्टी स्विच कर लिया। तो आप बोल रहे हैं कि वहां क्यों मारामारी होता है? मारामारी इसलिए होता है कि इनके लिए सर्वाइवल की बात है। आज टीएमसी नहीं रहेगा, उस लड़के का पेमेंट रुक जाएगा। वो लोकल कोई ठेकेदार को पकड़े होगा जो टीएमसी के काम में, मान लिया कि वो टीएमसी का बिल्डर है, उसने 10 20 50 लड़के ऐसे रख रखे हैं और उसके इशारे पर मान लिया कि वो कोई उस इलाके में कोई बिल्डिंग बना रहा है और मैं हूं बालू माफिया, और टीएमसी वहां पर्ची बनानी होती है। जैसे आप घर खरीदे तो बिल्डर से घर नहीं खरीदते, या फिर आपको मकान बनाना है तो आप नहीं डिसाइड करते कहाँ से सीमेंट कहाँ से है। आपको एक पर्ची लेके जानी होती है, वो लोकल टीएमसी दफ्तर है, और वहां जाके बोलना पड़ता है दादा लोग से कि दादा यहाँ पे हम मकान बनाना चाहते हैं। तो वो लिख के देगा कि यहाँ से बालू खरीदो, यहाँ से ईंटा खरीदो, यहाँ से सरिया खरीदो, यहाँ तो उससे सीमेंट। पहले वो ये भी तो लिख के देगा ना कितने लाख का मकान है, पहले इतना नहीं, तो, पहले इतना तो मुझे भी दो। हाँ, और प्लस उसमें उसका कट मनी रहेगा, उसका कट मनी रहेगा। आप क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर सकते, ये खराब क्यों दिया, बात करोगे तो तुम हम बोलेगा ज्यादा तुमको ये हो गया। वो जैसे आपको 1 नंबर ईंटा का पैसा लिया और आपको 2 नंबर भी सप्लाई कर रहा है, वहां बंगला ईंटा बोलता है उसको। अच्छा, तो बंगला ईंटा सप्लाई कर रहा है तो आपको कुछ नहीं बोलना है, चुपचाप ले लेना है। तो लोग पलायन नहीं करेंगे वहां से, और क्या करेंगे? अब यही बात है, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, जैसे आप और एक्स्ट्रा जो कमीशन उसको दे रहे हैं हर चीज में। ये तो मैंने मकान का उदाहरण बताया। मान लिया आप सब्जी की ठेली लगा रहे हैं, तो सब्जी की ठेली के लिए दूसरा दादा है टीएमसी का जो पार्टी करता है, और वो कलेक्शन कर रहा है, आप उसको देना है। आप रिक्शा चला रहे हो, जो पिक्चरों में हम देखते हैं हफ्ता वसूली, वो अभी भी चल रही है। हफ्ता वसूली से तो इंडिविजुअल गुंडे रहते थे ना, यहाँ बकायदा ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट है, और उन्हीं की सरकार थी। और हर चीज के लिए अब पुलिस भी पार्टी करता है वहां। पुलिस भी मतलब कि टीएमसी है सरकार, तो टीएमसी का ये होगा। ये सिचुएशन है बंगाल का। अब बताइए, ये कंडीशन है, और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि बंगाल के बर्बादी का कारण क्या है? तो शुरुआत से धीरे धीरे कैसे हुआ? किसी जमाने में कलकत्ता की सड़कें सबसे चौड़ी थी देश भर में, और सबसे अच्छे फुटपाथ थे। आज सबसे ज्यादा आपको, चलिए कलकत्ता तो फिर भी, उसे तो हम फिर भी डेवलप मान लेते हैं। हाँ मान लेते हैं, लेकिन आपको नेशनल हाईवे के अलावा बाकी सारी सड़कें खंजर मिलेगी, क्योंकि उस सड़कों को 3 बार साल में बनाया जाता है, और हर बार वो कट कमीशन का खेल होता है, फिर वो यही हाल हो जाता है। अभी पुल, बहुत सारे पुल गिरने की घटनाएं हुई। वो क्या करता है कि पुल बनाया और आधा अधूरा बना, फिर गिरा दिया, तो गिराने के लिए 1200 का अलग से टेंडर लगता है, वही गिराता है, फिर नए सिरे से कंस्ट्रक्शन होता है। 300 करोड़ का पुल 1200 खर्चा हो गया है, बन के तैयार अभी तक नहीं हुआ। ऐसे कैसे? अभी तो और उसमें ये इस तरह का डेवलपमेंट वर्क होता है, और सारा वो पैसा कहां जा रहा है? एक जगह स्रोत हुआ। एक अनूप मांझी उर्फ लाला की कहानी बताई ना, वो कोयला का काम करता था झारखंड से, वहां से बढ़ते बढ़ते बंगाल का पूरा कोयलरी वगैरह आ गया, वो भी पार्टी करता था वहां टीएमसी का। अब उसको उसका जो है ईडी में दिया गया बयान में बता रहा हूं, जिसमें वो कहा कि उसको ऑर्डर आया कि तुमको इतना फलाना करोड़ रुपए गोवा पहुंचा देना है, और वो एक फर्जी कंपनी बहुत सारी बनाई थी, शेल कंपनी, फिर उस शेल कंपनी से में पैसा डाला, वहां से और दूसरे शेल कंपनी में गया बेंगलोर, बेंगलोर से फिर गोवा गया। वो सब आईपैक वालों का दिमाग था। पकड़ा गया तो उसने बोला कि भाई तुमने क्यों पैसा भेजा? वो अकेला ऐसा आदमी था जो छोटे छोटे शहर में, जहां पे हम आप नहीं गए, वहां फिल्म स्टार्स को बुला के डांस करवाता था। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स वहां, मैं नाम लूंगा तो फिर वो बदनाम हो जाएंगे, इसलिए तो अचानक वो नाम हो गया कि भाई ये लाला कौन है, अनूप लाला। और वो पूरे इलाकों में ये ऑर्केस्ट्रा का काम, ये सब करके, वो बंगाल में एक और काम है, वो बहुत जो गरीब घर की बंगाली लड़कियां हैं, वो पूरे आज बिहार में आप जाके वो जो ऑर्केस्ट्रा वाला डांस वाला देखते हैं ना, वो सब बंगाल से। तो सारे वेश्यावृत्ति में बंगाल से, ऑर्केस्ट्रा में बंगाल से, माइग्रेंट बंगाल से, ह्यूमन तस्करी बंगाल से,
मैंने बताया ना कि क्या हाल है। तो जो बंगाल पूरे ब्रिटिश एम्पायर को एक 39% रिपोर्ट इनकम और मैंने पढ़ी थी, क्या वो सच है कि डेड बॉडीज यहाँ से भेजी जाती थी तो वो सबसे ज्यादा कलकत्ता से भेजी जाती थी? वो तो अलग कहानी है। वो तो एक नोबेल पीस प्राइज संत थी, और वो क्या वो सच है लेकिन 100% रिकॉर्डेड है भाई, वो अखबार में छपा हुआ है वो। अच्छा बताइए, उस अपने उनके घर में, अपने देश में इतनी गरीबी है, और वो गरीबों की सेवा करने उस वक्त कलकत्ता जो सबसे अमीर जगह है भारत का, वहां आती है गरीबों का सेवा करने। और ब्रिटिश एम्पायर में सबसे ज्यादा नर कंकाल जो कि मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स के लिए जाते थे, वो कलकत्ता से जाते थे। और संत हैं, सेंटहुड की उपाधि दी गई है, और आसपास कहानियां बनाई गई कि उन्होंने छू लिया तो कुष्ठ रोगी ठीक हो गया, तो और मुस्कुरा। अपना इलाज कराने के लिए वो विदेश गई थी। ऑफ कोर्स, वो तो क्रिश्चियन मिशनरियों का पूरा एक जाल है, वो एक अलग कहानी है पूरा। मेरे रांची में, मैं नाम लूं चलेगा? लीजिए। मदर टेरेसा का निर्मल हृदय संस्था है रांची में। वहां आदिवासी लड़कियों की तस्करी का सबसे बड़ा मामला आया था, फिर कुछ हुआ नहीं। तो भाई ऊपर सरकार उनकी थी उस वक्त, सारे क्या करते थे कि आसपास गांव देहात से आदिवासी लड़कियों को ले आते थे, और वो एज ए हाउसमेट काम कराने के लिए नोएडा सप्लाई करते थे, दुबई तक सप्लाई करते थे। गरीबी थी ना वहां पे। और वहां तक ये देखिए, बहुत खैर वो विषयांतर हो जाएगा वो, क्योंकि मिशनरियों का जो काम है ना, एक बार समझना होगा। वहां वो सेवा करने नहीं आते, सेवा तो अपने देश में भी हो सकती थी उनकी। और बहुत ज्यादा ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस का, चलिए ब्रिटेन का या फ्रांस का या जर्मनी का, तीन का हाल अच्छा है, जाके चले जाइए। बाकी ग्रीस वगैरह में या ये सब रोमानिया में क्या हालत है गरीबी का। लेकिन वो, ठीक है, हाँ वो अलग, वो पूरा उस इस पर डिस्कस करेंगे कभी। हाँ, वो कलकत्ता से जुड़ा हुआ मामला था इसलिए मुझे एकदम से क्लिक हुआ। उस पर फिर कभी डिस्कस करेंगे। कलकत्ता में एक चीज और है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया बंगालीज को। तो जो अच्छे घर के बंगाली थे वो पढ़ना शुरू किए, उनको एज ए क्लर्क उनको चाहिए था ना, आएंगे फैक्ट्री लगाएंगे वगैरह, कोई हिसाब किताब रखना चाहिए। तो शुरुआत में अंग्रेजों का जब यहाँ वर्कफोर्स जब यहाँ राज करते थे, तो आपको हर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बंगाली बाबू मिलते थे। तो उनके भी घर की कंडीशंस बाकी भारतीयों से अच्छी थी। जब गरीबी आई, जब ये सब चीज हुआ, अंग्रेज चले गए, तो उनसे बहुत सारे तो विदेश वगैरह चले गए हैं। जो बच गए, उनके घर के बहू बेटियों के साथ क्या हुआ, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल तो बहुत अच्छा था अंग्रेजों की तरह से। तो फिर उनके लिए एक अलग से नैरेटिव गढ़ा गया कि वो बहुत ब्रॉड माइंडेड होती हैं, वो किसी को ये नहीं करती। वो ये है हकीकत। मतलब हमने बहुत सारे शहरों को, देशों को डेवलप होते हुए देखा है। एक ऐसे शहर को, मतलब जो डेवलप था, जो बहुत अमीर था, रिच था, बहुत अमीर, मिसाल था, उसको देखकर सीखा जा सकता था, उसे ढलते हुए देखा है। और सबसे ज्यादा दिन नहीं हुए, सबसे इम्पोर्टेंट 77 बात से लेकर 2016 मान लीजिए, कितने साल हुए हमको, 30 40 50। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बहुत से लोगों को, मैक्सिमम लोगों को ये कहानियां पता ही नहीं है। सबको बंगाल मतलब ममता बनर्जी, हद से थोड़ा सा पीछे चले गए तो ये कम्युनिस्ट वाला जो सब चलता था। नहीं तो बहुत ज्यादा शौक हुआ तो बांग्लादेशी घुसपैठिया बात कर, बस ये नहीं सोचते कि ग्राउंड जीरो पर जो आज है वो उसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन ठीक है, हमने कोशिश की है एक और दृश्य बंगाल को अलग नजरिए से आपको दिखाने की, जो सच है, जो छुपा हुआ है कहीं पर। मतलब ये ऐसी कहानियां जो आपको कहीं नजर नहीं आएंगी, कहीं पढ़ाई नहीं जाएंगी, सुनाई नहीं जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी। और कोशिश करेंगे ऐसी कहानियां और भी लेकर आपके सामने आते रहे। लेकिन वो जो मिशनरीज वाला हमने थोड़ा सा छुआ उस टॉपिक को और हम निकल गए। अगले वीडियो में हम उस पर चर्चा करेंगे बहुत विस्तार से। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बताइएगा जरूर अब ये जब परिवर्तन हुआ है तो कितनी उम्मीद है, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्हें ये कहानियां पता होंगी। तो आप मुझे बताइए ये जो बदलाव की लहर अब चली है, कितनी उम्मीद है आपको, और बाकी इस चर्चा को तो आप किस तरह से देखते हैं जरूर बताइएगा ही। बहुत बहुत शुक्रिया।